So welcome dear students. Today we are going to see the dual simplex method. So before that, what is the duality in the linear programming problem? Formulating a dual problem, some important characteristics of duality, advantages and applications of duality, and working rules of solving the dual simplex problem. This is our main concept. So we are going to see each and everything one by one. So without wasting the time, let us continue with the procedure. So dear students, it has been said that to every problem in the LPP, there is every corresponding problem associated with the same one, which is called as dual of the problem. Here consider, यानी ऐसा इमेज करके चलो कि हम आईने के सामने खड़े हैं, तो हर एक इंसान की या हर एक चीज़ की एक इमेज होती है. वैसे ही एलपीपी में हर एक प्रॉब्लम का एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम होता है, उसको कहते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम. तो जो ओरिजिनल होता है बच्चों, उसको कहते हैं प्राइमल. सो द ओरिजिनल एलपीपी इज कॉल्ड एज प्राइमल प्रॉब्लम. नाउ सी द कंसेप्ट ऑफ द ड्यूअल प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज अ प्राइमल प्रॉब्लम. सो इफ यू हैव सीन द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द एलपीपी, तो उस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आपने ये देखा होगा कि प्रॉब्लम आपके सामने कैसा दिया जाता है. मैक्सिमाइज या मिनिमाइज z इक्वल टू c1 x1 c2 x2 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 प्लस डॉट 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 cn xn. अब इतना होने के बाद व्हाट इज द कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1 and a1n xn equal to b1. Similarly, a21 x1, a22 x2 plus dot 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 a2n xn equal to b2, and considering the same up to a11 am1 x1 plus am2 x2 plus am3 x3 plus dot 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 कहाँ तक amn xn equal to bm. अब इसमें द कंसेप्ट इज दैट कि x1 x2 डॉट 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 xn, ये जो ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल्स हैं, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, या ये ज़ीरो ना हो सकता है, या ज़ीरो लेकिन नॉन ज़ीरो ना हो पर्टिकुलरली. ठीक है, पर्टिकुलरली ये क्या ना हो, नॉन ज़ीरो ना हो. तो इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू बी नॉन ज़ीरो, ये कंसिडर करने के बाद इसको हम कंडीशन ऑफ क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिविटी कहते हैं. अब ये है हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द एलपीपी प्रॉब्लम, जो हमें पता है. नाउ व्हाट इज द थिंग कि अब हमें क्या करना है, जो प्राइमल वगैरह है ये प्राइमल. नाउ वी वुड फाइंड आउट द ड्यूअल ऑफ दिस प्रॉब्लम. अब ड्यूअल फाइंड आउट करना मतलब क्या फाइंड आउट करना, ध्यान से देखना. अब द एसोसिएटेड ड्यूअल विद दिस थिंग इज, ध्यान से देखो, b1 w1 b2 w2 प्लस डॉट 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 bm w1. ये क्या हुआ बच्चों? तो अब मैं इसकी कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, सो दैट आप ईच एंड एवरीथिंग आराम से समझ पाओगे. तो कंसेप्ट ये है, मैं फिर से प्रीवियस इस पर चला जाता हूँ, सो दैट चीज़ें क्या हो जाए, आपको समझाने के लिए आसान चली जाए मुझे भी, और आपको भी समझने के लिए आसान हो जाए. ये जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स है, ये जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं c1 c2 डॉट 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 cn. ये लेंगे जगह किसकी, उस राइट हैंड साइड कांस्टेंट की. बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है. और बाकी चीज़ों का ट्रांसपोज. सो सी केयरफुली मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी. ठीक है. अब ये जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है b1 b2 bm, ये आ गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. नेचुरली उसके लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, से w.
हम सॉल्व करते थे x में, अब हम सॉल्व करेंगे किसमें, w में। ठीक है, आप y भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, नेक्स्ट, अब b1 b2 b3 अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चले गए तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के c1 c2 c क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट्स, दोनों ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। अब मैंने कहा ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, बच्चों सब लोग ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। a11 a12 यानी ये पहले जो पहली रो आपको दिख रही है वो दूसरी रो, दूसरी तीसरी कुछ नहीं है, पहली जो पहला पिछले इसमें पहला जो कॉलम था वो पहला रो बना, दूसरा कॉलम दूसरा रो बना, एंड सेम वे। अब मैं उल्टा इसको देखूं तो पहले इसमें पहला कॉलम जो था यहाँ पर रो बना, वाइस वर्सा, ऐसा भी कहा तो चलेगा, यानी ट्रांसपोज होगा, उल्टा होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ड्यूअल प्रॉब्लम। अब इसमें एक ही चेंज है, अगर प्रॉब्लम ग्रेटर देन और इक्वल टू है ओरिजिनल तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू बनेगा, अंडरस्टूड। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम देखेंगे तब मैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर दूंगा आपको, ठीक है। अब दिस इज द केस कि अब ये हो गया तो, और हाँ एक चीज़ ये भी बता दूँ कि यहाँ पर ये जो W1 W2 W3 है ये अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहने का कोई सवाल नहीं होता, यानी ये इसकी गारंटी नहीं लेंगे। सो दिस इज द केस। पिछले इसमें आपने हर बार देखा होगा कि दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये हो गया हो तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अब फॉर्मुलेटिंग ELPP कैसा फॉर्मुलेट करेंगे उसको, यानी कि कौन सा ELPP में कह रहा हूँ, ये वाला ड्यूअल प्रॉब्लम वाला। स्टेप 1 ध्यान से देखना, राइट डाउन द गिवन ELPP इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, आइडेंटिफाई द ड्यूअल वेरिएबल, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम विच आर सेम एज नंबर ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ये तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द ड्यूअल प्रॉब्लम यूजिंग द कांस्टेंट of the right hand side of the using the constant of the right hand side of the constraint। यानी वो क्या कह रहा है, मैं 2 मिनट पीछे चल जाता हूँ। वो ये कह रहा है कि ये जो B1 B2 Bm है ये कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड यूज करके नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो। इज इट क्लियर, ठीक है। स्टेप नंबर 4, इफ द प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम टाइप देन द ड्यूअल इज ऑफ मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम टाइप। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल प्राइमल प्रॉब्लम अगर हमारा है वो मैक्स वाला है तो ड्यूअल मिनिमम वाला होगा, ड्यूअल अगर ओरिजिनल मिनिमम वाला है तो ड्यूअल मैक्सिमम वाला होगा, उल्टा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द कंस्ट्रेंट्स आर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू टाइप, ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन होगा, ठीक है। इतना हुआ तो ड्यूअल वेरिएबल आर अनरिस्ट्रिक्टेड इन द साइन, ये मैंने पहले बता दिया, क्योंकि अब हम इसको वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो गारंटी नहीं, ट्रांसपोज वगैरह ले रहे हैं तो आंसर्स उल्टे सिल्टे आ सकते हैं, इसीलिए हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू कंपलसरी कंसिडरेशन में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, अब जरा सी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ ध्यान देखो। ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल इज प्राइमल। अब ये ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल इज प्राइमल मतलब क्या, सब लोग ध्यान से देखना। ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल मतलब क्या, अगर मैं ड्यूअल का फिर से ड्यूअल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन वापस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आइदर द प्राइमल और ड्यूअल प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन देन द अदर आल्सो हैज अ सॉल्यूशन एंड देयर ऑप्टिमम वैल्यूज आर इक्वल। अगर आईने के सामने बैठ के मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो आईने में भी सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी अगर ओरिजिनल और ड्यूअल दोनों में से किसी एक को भी सॉल्यूशन है तो वाइस वर्सा सॉल्यूशन है, अंडरस्टूड। और उनकी वैल्यूज क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। नेक्स्ट, इफ एनी टू प्रॉब्लम्स हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन देन द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द अदर इज अनबाउंडेड। क्लियर कट है, यानी क्या कह रहा है
कि अगर इनफिजिबल सॉल्यूशन मिला दोनों में से किसी एक को भी, तो ये सॉल्यूशन बाउंडेड नहीं होगा, वो होगा अनबाउंडेड। अंडरस्टूड? यानी ऊपर वाले की ही स्ट्रक्चर में ये सेकंड पॉइंट बात कर रहा है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम is less than the value of the objective function for feasible solution of the dual। क्या कह रहा है? The value of the objective function for any feasible solution of the primal is less than the value of the objective function of the feasible। यानी क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, टोटल वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, सोल्यूशन सेम है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ड्यूअल के केस में। If either the primal or dual has an unbounded solution, understood, then the solution यानी जो solution होगा वो infeasible होगा। ये अभी जो तीसरा पॉइंट हमने देखा था उसी का एक्सटेंशन है, वाइस वर्सा वाला। If the problem has feasible solution but the dual has not have the, अगर यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन का फिजिबल सॉल्यूशन, ओरिजिनल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन है लेकिन ड्यूअल का नहीं, अंडरस्टैंड, ड्यूअल का नहीं, देन द प्राइमल जो भी है वो फाइनाइट सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखो, सॉल्यूशन मिलना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलना, करेक्ट सॉल्यूशन मिलना, ये दोनों अलग अलग बात है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मैट्राइसेस जब हम पढ़ा करते थे M1 और M2 में, तो उसमें एक कंसेप्ट होती थी यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन और वो परफेक्ट है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशंस इन्फिनाइट हो सकते हैं। और एक और चीज जिसको हम क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन, मतलब इनफिजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमारे लिए, समझे? तो ये तीन चीजें याद रखो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइमल भी फिजिबल सॉल्यूशन देगा तो ड्यूअल भी देगा, लेकिन अगर ड्यूअल नहीं दे रहा है, अंडरस्टूड, तो वो फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ रास्ता नहीं जाएगा, उसका सॉल्यूशन तो मिलेगा, ऑप्टिमैलिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अंडरस्टूड? Next, sometimes the dual problem may be easier than the primal one। यानी बहुत बार ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कभी कभी 5 लीटर की ये 50 लीटर की बाल्टी या कोई ड्रम उठा के लेके जाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वही 50 लीटर का बाल्टी या ड्रम अगर मैं पानी में डाल दूं, बड़े से हौदे में डाल दूं, तो उसको खींचना बड़ा आसान है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? आप इमेजिन करके चलो कि 5 लीटर की बाल्टी या 50 लीटर का ड्रम आप किसी बड़े हौदे में डालो, तो उसको आप आराम से इधर उधर खींच सकते हो, उठा सकते हो, लेके जा सकते हो पानी की मदद से। अपनी एनर्जी कम लगानी पड़ती है। और अगर हवा में लेके जाओगे, सीधा ऐसा लेके जाओगे, तो अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। ऑन द सेम ग्राउंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्यूअल वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा आसान है ओरिजिनल प्रॉब्लम से, ठीक है, ओरिजिनल प्रॉब्लम से। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इकोनॉमिक्स में ये बहुत बार यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, फिजिक्स में भी पैरेलल सर्किट्स वगैरह हैं, सर्किट थ्योरी में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। अब ये इसके एप्लीकेशंस भी हो गए, ये सब हम देख लिए। अब देखेंगे क्या वर्किंग रूल। अब वर्किंग रूल मतलब क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहले कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ग्रेटर दैन और इक्वल टू टाइप टू लेस दैन और इक्वल टू टाइप। ये पहली बात याद रखो, बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय -1, डन। एंड उसके बाद में उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, ठीक है, उसको क्या करो, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड मतलब कौन सा, यानी जिसको हम बोलते हैं ना स्लैक, सरप्लस, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज करके उसको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो। एक बार वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, फिर उसका बेसिक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकालो, एंड वो सोल्यूशन निकालने के बाद पूरी सिस्टम सिंप्लेक्स टेबल में सॉल्व करो।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर जो होगा और सिंप्लेक्स मेथडोलॉजी यहाँ पर होगी, टेबल सेम होगा, सिर्फ डिसीजन मेकिंग अलग होगी। डिसीजन मेकिंग मतलब कौन सी, एंटरिंग वेरिएबल एंड आउटगोइंग वेरिएबल, इसके सॉल्यूशंस अलग होंगे। ठीक है, तो उसकी बात मैं बाद में करूँगा जब प्रॉब्लम तरफ मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। ठीक है, एंटरिंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, इसके सॉल्यूशन की बाद में बात करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन है तो क्या करें, अगर ये सब चीज़ें हैं, सब ठीक चल रहा है तो ठीक, अदरवाइज गो टू स्टेप 5। ठीक है, अदरवाइज गो टू स्टेप 5। अब ये स्टेप 5 पर जाने की बात करेंगे। सिलेक्ट द आउटगोइंग वेक्टर, यानी अब मेरा नॉर्मल प्रॉब्लम चल रहा है, अगर मेरा प्रॉब्लम ठीक है, यानी मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए वो मेरे पास है, तो मैं सीधा स्टेप 5 पे चला जाऊँगा। अगर मेरा प्रॉब्लम प्रोसीजर मांगता है, ऑपरेशंस मांगता है, तो मुझे नीचे वाले ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। कौन से, सिलेक्ट द आउटगोइंग वेक्टर फॉर विच द सॉल्यूशन एलिमेंट इज मोस्ट नेगेटिव। अब देखो पहला क्या कहा, नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड में हम पहले एंटरिंग वेक्टर सिलेक्ट करते थे, वो होता था zj माइनस cj ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। समझ में आया, zj माइनस cj ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो तब हम उसको सॉल्व किया करते थे, तब हम उसको यूज़ किया करते थे। अब यहाँ पर वैसा नहीं है, एंटरिंग वेक्टर नहीं है, यहाँ पर पहले भैया क्या सिलेक्ट करो, आउटगोइंग वेक्टर सिलेक्ट करो। क्यों आउटगोइंग वेक्टर सिलेक्ट करो, हम प्रॉब्लम उल्टा सॉल्व कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ना सीधा सॉल्व करेंगे, मिरर इमेज है ना, तो पहले आउटगोइंग सिलेक्ट करो, बाद में एंटरिंग सिलेक्ट करो। ठीक है, और आउटगोइंग वेक्टर कैसा सिलेक्ट करें, सिलेक्ट द आउटगोइंग वेक्टर फॉर विच, सिलेक्ट द आउटगोइंग वेक्टर फॉर विच, क्या है फॉर विच, द सॉल्यूशन एलिमेंट इज मोस्ट नेगेटिव। उसके लिए सिलेक्ट करो जहाँ पर सॉल्यूशन एलिमेंट मोस्ट नेगेटिव हो। इज इट क्या, सॉल्यूशन एलिमेंट क्या हो, मोस्ट नेगेटिव। नेक्स्ट, कंप्यूट zj माइनस cj एज यूजुअल। अरे बाबा, जैसे यूजुअल zj माइनस cj कंप्यूट करते थे वैसा ही करो, zj एंड zj माइनस cj। लेकिन एक नई चीज़ वो है डेल्टा। वो डेल्टा ऐसा कि वहाँ पर ये देखो कि zj माइनस cj डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स ऑफ आउटगोइंग रो, ये कंप्यूट करो। समझे, जैसा हम थीटा कैलकुलेट करते थे ना, वैसा अब हमें डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिलेक्ट द एंटरिंग वेक्टर फॉर विच डेल्टा इज मिनिमम निगेटिव। ध्यान से देखना, वहाँ पर मिनिमम पॉजिटिव करते थे, अब यहाँ पर देखेंगे मिनिमम निगेटिव। जहाँ पर वो मिनिमम निगेटिव मिला, अंडरस्टूड, जहाँ पर वो मिनिमम निगेटिव मिला उसी को कहो एंटरिंग वेक्टर। यहाँ पर वो मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो मिनिमम, यानी ईवी मेंशन नहीं है, स्टेप नंबर 6 देखोगे, सिलेक्ट द एंटरिंग वेक्टर फॉर विच द डेल्टा इज मिनिमम निगेटिव। ईवी पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एंटरिंग वेक्टर है। मिनिमम निगेटिव हुआ, उसको एंटरिंग वेक्टर सिलेक्ट कर दिया। बाद में प्रोसीजर वही, एंटरिंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर, इंटरसेक्शन, पिवोट एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट को, और पिवोट एलिमेंट कहा तो पिवोट एलिमेंट कहने के बाद सीधा सीधा क्या करो, सीधा सीधा यूजुअल मेथड से सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का ट्राई करो। अब ये सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का ट्राई करो मतलब क्या, कब तक मैं प्रोसीजर करता रहूँ ऐसी, तो ये प्रोसीजर मुझे तब तक करनी है जब तक मेरा सॉल्यूशन, यानी मेरे जो सॉल्यूशन थे जो माइनस में हो सकते हैं वो पूरे क्या ना आ जाए, प्लस में आ जाए। बात समझ में आ गई। अगर सॉल्यूशन मेरे प्लस में ही है तो मुझे बाकी चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, वही मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड, तो ये बहुत बात याद रखना। तो वहाँ पर सॉल्यूशन एलिमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव हो, वहाँ पर हमें रुकना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये सेक्शन, यहाँ पर ये मेथड का इंट्रोडक्शन हम वाइंड अप करते हैं। इसका प्रॉब्लम देख लेना, इसके प्रॉब्लम में आपको इसका इंट्रोडक्शन आराम से हम एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ, सो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।